थकते अमेरिका को चुपचाप देखता चीन। ईरान पर हमला बोलकर अमेरिका महाशक्ति की अपनी हैसियत चीन के हाथों गंवाता दिख रहा है। चीन को मोर्चे पर उतना फायदा नहीं होता जितना दूर बैठने से हो रहा है। चीन में एक बहुत पुरानी कहावत है, बाघों की लड़ाई पहाड़ पर बैठकर देखो। इस मुहावरे का निहितार्थ ये है कि जब दो प्रतिद्वंदी आपस में गुत्थम गुत्वा हों तो तटस्थ रहकर मौके की ताक में रहे। ये महज कहावत नहीं, एक रणनीति है जो हमेशा से रही है। अभी जिस तरह से अमेरिका व इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं और विश्व व्यवस्था तोड़ने पर आमादा है, उसमें बीजिंग बेशक शामिल नहीं है, लेकिन मोर्चे पर डटकर उसे जितना लाभ मिलता उससे अधिक फायदा उसे दूर बैठने से हो रहा है। हर बीतते सप्ताह के साथ बीजिंग की रणनीतिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। वास्तव में यही वह ऐतिहासिक प्रवृत्ति है जिससे किसी महाशक्ति का उभार होता है। ये उदय युद्ध के मैदान में पुरानी महाशक्ति की हार से नहीं, बल्कि उसकी थकान और अति महत्वाकांक्षा के कारण होता है। चीन अभी इसी रणनीति पर काम कर रहा है। विडंबना यह है कि इस रणनीति का उपयोग खुद अमेरिका ने भी किया है। साल 1939 में ब्रिटेन सर्वशक्तिमान था। 6 साल विश्व युद्ध लड़ने के बाद वह टूट गया। वह किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, बल्कि जीत की कीमत ने ही उसे पूरी तरह तबाह कर दिया था। ब्रिटेन ने बड़ी मुश्किल से वह जंग जीती, जबकि अमेरिका ने शांति स्थापित कर दी। वैश्विक प्रभुत्व में यह बदलाव ब्रिटेन की थकान का नतीजा था। यही स्थिति 1979 और 1989 के बीच अफगानिस्तान में भी दिखी। अमेरिका ने तत्कालीन सोवियत संघ को युद्ध के मैदान में नहीं हराया। उसने मुजाहिदीन को न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि वह युद्ध में घी डालता रहा। अगले 1 दशक तक वह इस न जीती जा सकने वाली जंग में सोवियत संघ को खोखला होते देखता रहा। युद्ध विराम के ऐलान के 2 साल के भीतर ही सोवियत संघ का पतन हो गया। इस युद्ध में अमेरिका ने तुलनात्मक रूप से कम खर्च किया, जबकि सोवियत संघ ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चीन अब अमेरिका के खिलाफ यही रणनीति अपना रहा है। उसे बस यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका लगातार हमले करता रहे। उसका मकसद साफ है, 4 अलग-अलग दबाव बिंदुओं के जरिए अमेरिका की थका देना, ताकि वह इस जंग को न तो साफ तौर पर जीत सके और न ही इससे सम्मानजनक तरीके से बाहर निकल सके। पहला दबाव बिंदु है मृतकों की संख्या। इस मामले में अमेरिका का नुकसान अब भी दहाई अंकों में है, जो दर्दनाक तो है, मगर राजनीतिक रूप से संभलने योग्य है। जैसे ही मृतकों की संख्या सैकड़े में पहुंचेगी, वाशिंगटन का राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल जाएगा। बीजिंग का हित इसी सीमा तक दबाव बनाए रखने में है। दूसरा है तेल। होर्मुज़ जलमार्ग, जिससे होकर 20% वैश्विक तेल की आपूर्ति होती है, अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। यह रुकावट हर बीतते सप्ताह ऊर्जा की कीमतें बढ़ा रही है, जिससे आर्थिक भरोसे को चोट पहुंच रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन आधार छिटक रहा है। इन सब से चीन काफी हद तक सुरक्षित है, क्योंकि उसने रूस और ईरान के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन अमेरिका के सहयोगी फिलहाल निश्चिंत नहीं हैं। तीसरा, अवधि। जिस संघर्ष को जल्द खत्म होने वाला अभियान बताया गया था, वह 4 सप्ताह से भी अधिक समय से जारी है। संघर्ष के प्रति जनता की सहनशीलता हर गुजरते सप्ताह के साथ कम होती की रही है। इसका 1 महीना हो जाना अब मनोवैतनिक दबाव बनाएगा। लिहाजा लंबा संघर्ष अपने आप में चीन की जीत है। चौथा है वापसी से इनकार। इजरायली शहरों, अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी मित्र देशों के बुनियादी ढांचों पर ईरान के लगातार हमले के कारण वाशिंगटन इस युद्ध से सफलतापूर्वक बाहर नहीं निकल पा रहा है। हर बार जब वह वापसी के लिए कदम बढ़ाता है, तो ईरान कोई न कोई हमला करके उसके घाव को हरा कर देता है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ ठीक यही किया था। अमेरिका दुनिया के 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में 2 बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ सकता। ईरान युद्ध के कारण दूसरे मोर्चे के लिए देश को तैयार करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका भला क्या प्रतिरोध कर सकेगा, जब फारस की खाड़ी में उसकी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही हो। चीन का लक्ष्य ताइवान है। अगर अगले चंद महीनों में चीन इस पर हमला करता है, तो राष्ट्रपति ट्रंप फिर से अपने देश को युद्ध के लिए शायद ही एकजुट कर पाएंगे।